हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है ईगल आईएएस द स्टडी जोन में। साथियों, यूपीएससी सीएसई 2026-27 के पीटी प्लस मेंस के जॉइंट प्रिपरेशन के तहत हम लोगों ने मॉडर्न हिस्ट्री की क्लासेस प्रारंभ किए थे और उसी के आज जो है चौथा लेक्चर्स है। और इस चौथे लेक्चर्स में टॉपिक हमारा वही है, इंडिया इन 18 सेंचुरीज, जिसके डिफरेंट पार्ट पर डिस्कशन किया जा रहा है कि 18वीं सदी में कौन कौन सी घटनाएं घटी। उनमें मुगल डिक्लाइन को लेकर के जो है क्या किया गया था, क्लासेस दिया गया था। स्टेट फॉर्मेशन के तहत बंगाल, अवध और हैदराबाद निज़ाम एवं मराठों को लेकर के डिस्कशन किया गया। थर्ड लेक्चर में जो है हम लोगों ने जो स्टेट फॉर्मेशन में ही मैसूर और सिख स्टेट्स को लेकर के डिस्कशन किया। और आज जो चौथा है वो है यूरोपियन सेटलमेंट का स्टार्ट होना, और उनमें खास करके ब्रिटिश सेटलमेंट को लेकर के हम लोग डिस्कशन करेंगे। और ये ब्रिटिश सेटलमेंट किस प्रकार बंगाल में अपने जो है जगह बनाई और फिर धीरे धीरे अगले 100 वर्ष में पूरे भारत को किस प्रकार कब्जे में लिया गया, इसकी जो है एक आज जो है पहला क्लासेस है। अर्थात आज हम लोग ईस्ट इंडिया कंपनी एंड बंगाल के आसपास ईस्ट इंडिया कंपनी के जो भी कार्य हुए, जो भी एक्टिविटीज हुए, उन एक्टिविटीज को लेकर के क्या करेंगे, डिस्कशन हमारा प्रमुख बिंदु रहेगा। ठीक है, तो इसी हिसाब से हमने हेडिंग दिया है कि ईस्ट इंडिया कंपनी एंड बंगाल, ये हमारा क्या है ना टॉपिक है जिसको लेकर के आज हम लोग डिस्कशन करेंगे। चलिए प्रारंभ करते हैं। 18वीं शताब्दी में सबसे बड़ी चीज़ थी कि यूरोपियंस का आगमन तो प्रारंभ हो ही चुका था, लेकिन सबसे प्रमुख ये बात था कि 18वीं शताब्दी के मध्य में अचानक एक बड़ी शक्ति के रूप में जो है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी या ब्रिटिशर्स का उदय हुआ, अंग्रेजों का उदय हुआ। और इसने अगले 100 वर्षों के अंदर में जो है पूरे भारत पर जो है अपना कब्जा जमाए रखा और भारत को एक बड़ा उपनिवेश के तौर पर स्थापित हुआ। कहा जाता है कि अन्य कई उपनिवेश में से भारत जो ब्रिटेन का उपनिवेश था वो कई मायनों में अलग था, क्योंकि यहां से जो व्यापार होता था वो बहुत ही लाभप्रद था। और इस कारण से सबसे ज्यादा रुचि, अगर हम कहेंगे कि ब्रिटेन की कहां पर थी ना, भारत पर थी, या वहां के जो सत्ताधारी लोग थे वो भारत पर जो है अपने राज्य को स्थापित करने के लिए कई प्रकार के जो है प्रयास प्रारंभ कर दिए थे। चलिए सबसे पहले हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कैसे हुआ। सीधी सी बात है, तत्कालीन समय में पुर्तगालियों के द्वारा, डचों के द्वारा, स्पेनिशों के द्वारा जो है वहाँ कुस्तुनूतिया 1453 में जब कुस्तुनूतिया पर उस्मानी तुर्कों का अधिकार हो गया, तो उसके बाद जो व्यापारिक ढांचे में बदलाव आया और उस व्यापारिक ढांचे और अपने मांग की पूर्ति के लिए नए नए रास्तों की खोज की गई थी, जिनमें केप ऑफ गुड होप खोजा गया था। अब मैगलिन के द्वारा कई प्रयास किए गए थे। तो इसी संदर्भ में जो है एक आपने देखा कि कोलंबस का क्या है ना, वास्को डी गामा जो है क्या है भारत आए, और इस 1498 में, और इसके बाद एक रूट का क्या हो गया ना, खुल चुका था। यूरोप से भारत की यात्रा का जो रूट है वो खुल चुका था, लेकिन देर सवेर ब्रिटेन भी इसमें भाग ले चुका था। और उसका पहला प्रमाण बनकर के आया जब ईस्ट इंडिया कंपनी बनकर के आई। कई लोग, कई महत्वपूर्ण लोग, जिनमें विलियम कैवेंडिश, जेम्स लैंकास्टर, इसका और भी कई ऐसे लोग थे जिन्होंने 31 दिसंबर 1600 में एक रॉयल चार्टर, क्वीन एलिजाबेथ वन के एक रॉयल चार्टर के अधीन इस ईस्ट इंडिया कंपनी, जिसे पहले द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज कहा जाता था, का स्थापना किया गया था। खास बात क्या है? खास बात है उस समय में ब्रिटेन के द्वारा या लंदन के द्वारा इस कंपनी को, ईस्ट इंडिया कंपनी को एकाधिकार प्रदान किया गया था कि वह पूरब में, केप ऑफ गुड होप के पूरब में और मैगलिन स्टेट के जो है वेस्ट में है, संपूर्ण व्यापार करने का जो एकाधिकार रहेगा, जो मोनोपोली रहेगी ट्रेडिंग में, वो ईस्ट इंडिया कंपनी को मिलेगा। तो उस समय इस कंपनी पर बहुत ज़्यादा कह सकते हैं कि फेथ किया गया ब्रिटेन में, और वहाँ के जो शाही घराने हैं और उन शाही घरानों ने इनके स्थापना में काफ़ी जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और इनको कई अधिकार दिए। कहा जाता है कि वो 15 वर्षों का जो है इन्हें क्या मिला था, वो चार्टर मिला था कि वे पूरब में खुलेआम व्यापार कर सकते हैं और इनका एकाधिकार रहेगा। और तत्कालीन समय में अपने खर्चों को चलाने के लिए भी वे अपने देश से जो है जो धातुएं हैं, भारी धातुएं, कीमती धातुएं भी क्या ला सकते हैं, बाहर ला सकते हैं। तो ये एकाधिकार जो है ईस्ट इंडिया कंपनी को मिला था, तत्कालीन समय में जो है सपोर्ट मिला था, जिसके कारण ही जो है ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में, भारत या हम कहेंगे साउथ ईस्ट एशिया, या हम कहेंगे कि भारतीय उपमहाद्वीप, इंडियन सब कॉन्टिनेंट में अपने व्यापार को आगे बढ़ाने में क्या हुआ था, सक्षम हुआ था।
ठीक है। तो ये था स्थापना। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हुए देखेंगे और क्या कुछ था। और इसका मुख्य रीजन तत्कालीन समय में जो मुख्य रीजन था कि डचों को क्या करना, प्रतिस्पर्धा करना है, उनका जो व्यापार है पूर्व में उसी हिसाब से उसको क्या करना है ना, मुकाबला करना है। तो टोटल ट्रेडिंग का जो मोनोपोली है इस कंपनी को 15 वर्षों के लिए प्राप्त हुआ था। लेकिन यहाँ एक बात स्पष्ट, क्या भारत में उपनिवेश स्थापना करना या इंडियन सब कॉन्टिनेंट में उपनिवेश स्थापना करने के लिए भी शाही घरानों के द्वारा कोई परमिशन दिया गया था? तो कहा जाता है कि इस प्रकार प्रदेशों को जीतने और उपनिवेश बनाने की अनुमति जो है नहीं दिया गया था। व्यापार करने का अधिकार दिया गया था, लेकिन जो है प्रदेशों को जीतना और उन पर जो उपनिवेश स्थापना करने का कोई अधिकार नहीं दिया गया था तत्कालीन समय में। तो ये जो है भारत में किस प्रकार ये प्रसार हुआ, तो इस प्रसार का संबंध जो है हम कहेंगे कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी के जो अधिकारी थे, जिनका खुलेआम निजी व्यापार यहाँ पर चल रहा था और एक बहुत बड़ा प्रॉफिट जब ईस्ट इंडिया कंपनी को प्राप्त हो रहा था, तो उनने धीरे धीरे जो है अपना दिमाग उपनिवेश स्थापना की ओर लगाए। और उसी में जो है हम कह सकते हैं एक चार चांद तब लग गया जब उन्होंने बंगाल की राजनीति में वे प्रवेश कर गए और सिराज को हटा करके मीर जाफर को बैठाते हुए जो है इस प्रोविंस पर अधिकार कर लिया। तो इस प्रकार जो है वहाँ से तो इन्हें कोई परमिशन नहीं देगा, लेकिन यहाँ उन्होंने जो है बदलती हुई परिस्थितियों के साथ अपने व्यापार को आगे बढ़ाते हुए और इस यहाँ पर क्या कहना वे सत्ता में जो है प्रवेश कर चुके थे। ठीक है। चलिए, ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापार ऐसे तो शुरू हो गया था, सूरत में उनका आगमन हो गया था। अब उसके बाद उनका व्यापार 1613 से ही शुरू हो गया था। 1615 में आपने देखा कि जेम्स के वन के राजदूत के रूप में सर थॉमस रो का जहांगीर के दरबार में आगमन हुआ और इसके बाद व्यापारिक ढांचे में काफ़ी कुछ बदलाव आए। पूरे भारत में व्यापार के रास्ते खुल गए जहांगीर के फरमान के द्वारा। और फिर बंगाल, कोलकाता और मद्रास में क्या है ना कि अंत तक जो है ईस्ट इंडिया कंपनीज का जो एक्टिविटीज़ है वो इन सेंटरों में सबसे ज़्यादा दिखता हुआ प्रतीत होता है। ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया पूरी चीज़ें कि किस प्रकार ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापार धीरे धीरे पूरे भारत में जो है इन प्रेसिडेंशियल शहरों में, खास करके बॉम्बे, कोलकाता और मद्रास में ये आगे बढ़ता हुआ दिखता है, या प्रेसिडेंशियल शहरों में इनका जो है प्रारंभिक कब्जा होता हुआ दिखता है। ठीक है। चलिए अब बात करेंगे भारत में साम्राज्य। तो एक प्रश्न यहाँ पर उभर करके आता है, इतिहासकार ये कहते हैं कि क्या भारत में साम्राज्य वृद्धि एक नियोजित थी, पहले से ही प्लान किया हुआ था कि हमें भारत जाना है, वहाँ व्यापार करना, फिर वहाँ पर हमें साम्राज्य विस्तार करना है? तो ऐसा बिल्कुल नहीं था, क्योंकि आपने देखा कि जब उस कंपनी की स्थापना हुआ था तो उस समय भी ऐसे कोई शर्त नहीं लागू किया गया था कि आप वहाँ जाकर उपनिवेश स्थापित करिए। व्यापार का अधिकार था, प्रदेश को जीतने और उपनिवेश स्थापना करने संबंधी कोई जो है शर्त नहीं थी। लेकिन जो ना ही ये कोई पूर्व निर्धारित योजना थी कि भारत में जाकर के बंगाल की राजनीति में प्रवेश करेंगे। वे यहाँ के सर्कमस्टांसेस के हिसाब से, जब उन्हें यहाँ के लोकल बैंकर्स, व्यापारियों का बंगाल में सपोर्ट प्राप्त हुआ, तो उनको लगा कि क्या करना चाहिए ना, सत्ता में उनको घुसना चाहिए। और फिर वो घुस गए और वे क्या किए ना, उन्होंने बंगाल की राजनीति में वे प्रवेश कर गया और फिर सिराजुद्दौला के साथ उनका मुकाबला हुआ। तो सीधी सी बात है, कंपनी के द्वारा भारत में साम्राज्य वृद्धि का कोई पूर्व निर्धारित योजना नहीं था। इतिहासकार इस बात पर क्या सहमत है, और वे यहाँ तक कहते हैं कि 1780-84 तक भी वे अपना दिमाग जो है कहाँ रखे थे ना, व्यापार पर ही रखे थे। और व्यापार को बढ़ाने के लिए जो एक्टिविटीज़ था वो एक उस समय जो उनको रोक टोक मिल रहा था उसी के रिएक्शंस के तौर पर वो काम कर रहे थे। अर्थात पलासी के वार में वो जीते इसलिए कि उनके व्यापार को रोका गया। और कहीं ना कहीं ये ट्रू भी है, क्योंकि मुर्शीद कुली खां से लेकर के सिराजुद्दौला दोनों के बीच में इन सभी के बीच में एक ही प्रॉब्लम था कि वे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के जो निजी व्यापार या जो दस्तक का दुरुपयोग हो रहा था उनको रोकने का प्रयास कर रहे थे। तो जैसे उन्होंने उनके व्यापार को रोकने का प्रयास किया, वे क्या कहना, सत्ता को बदलने के लिए लोकल जो बैंकर थे, लोकल जो उसके एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम था, उसको वे क्या करने के अपने पक्ष में करने का प्रयास करते रहे। तो ये देखने को मिलता है कि इनका उद्देश्य जो है लगभग बहुत समय काल तक जो है राजनीतिक उद्देश्य नहीं था, ये व्यापारी के तौर पर आए थे। लेकिन बाद में जो है ये क्या कर गए, इन्होंने राजनीति के तौर पर जो है आगे बढ़ते चले गए। कंपनी और ब्रिटेन की सत्ता के मध्य क्या कोई समझौता था? अर्थात ईस्ट इंडिया कंपनी अपने हिसाब से ही क्या भारत में साम्राज्य का विस्तार कर रहा था, व्यापार का विस्तार कर रहा था? क्या कंपनी पर कोई रोक टोक नहीं था?
पूर्ण रूप से वो चला रहा था, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। कंपनी और ब्रिटेन के शाही घरानों में भी अच्छा खासा संबंध था, लेकिन पूर्ण रूप से कंपनी के व्यापार पर जो है शाही घरानों का अधिकार जो है वो एक लंबी और धीरे धीरे प्रक्रिया के तहत ही हुआ था। तो चूंकि कंपनी का निर्माण भी जो है शाही घरानों के अधिकारों के साथ ही हुआ था, शाही विशेषाधिकारों के साथ ही हुआ था, तो ये पूर्ण रूप से नहीं कहा जा सकता है कि भारत में जो उपनिवेश स्थापित हुआ उनमें शाही घरानों की भूमिका नहीं है। कंपनी को कई बार जो है शाही घरानों से समर्थन भी प्राप्त हुआ और कई बार इनको विरोध भी झेलना पड़ा। कहा जाता है कि स्टुअर्ट राजाओं के काल में, जेम्स प्रथम के काल में, चार्ल्स प्रथम के काल में जो है कंपनी के कई अधिकारों पर जो है रोक टोक किया गया था। वहीं इनको समर्थन के तौर पर जो है चार्ल्स द्वितीय के समय काल में, जेम्स द्वितीय के समय काल में इनको व्यापार करने का जो है काफ़ी समर्थन भी प्राप्त हुआ था। तो दोनों चीज़ें जो है देखने को मिल रहा है, इनको समर्थन भी प्राप्त हुआ और जब जब इनको समर्थन प्राप्त हुआ तो इन्होंने भी शाही घरानों के लिए ऋण का द्वार खोला और उन्होंने कई ऋण भी दिए। तो इस प्रकार की चीज़ें चलती रही और इन सभी का परिणाम ये बाद में जाकर के देखा गया कि भारत में क्या हुआ ना, उपनिवेश की स्थापना हुई। तो क्राउन और कंपनी के बीच में क्या कहा जाता है ना, एक प्रकार का आप कह सकते हैं कि जो एक कूटनीतिक संबंध चल ही रहा था और उसी संबंध का परिणाम था कि जो है भारत में जो है उपनिवेश की स्थापना हुई। और इसका एक प्रमाण आप देख सकते हैं, जब 1660 से लेकर के 1660 से लेकर, इतिहासकार कहते हैं या लेखक कहता है कि 1660 से लेकर के 1662 तक जो है कंपनी के द्वारा कई लाख ऋण जो है दिया गया था, शाही घरानों को दिया गया था। इवन अगर आपको याद होगा 1661 में जो पुर्तगाल के बादशाह से पुर्तगाल चार्ल्स द्वितीय को जो बम्बई का द्वीप प्राप्त हुआ था और ये द्वीप जो है 1668 में जो है मात्र 10 पाउंड के तहत जो है ईस्ट इंडिया कंपनी को क्या दिया गया था ना, एक सिंबॉलिक एनुअल ऋण के तहत जो ईस्ट इंडिया कंपनी को दिया गया था। तो चार्ल्स द्वितीय ने बम्बई का द्वीप ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया महज 10 पाउंड के जो है एक वार्षिक किराए पर। तो ये दिखाता है कि किस प्रकार शाही घराने भी जो है कंपनी को सपोर्ट करते थे और उसी सपोर्ट के परिणाम के आधार पर ही जो ईस्ट इंडिया कंपनी जो है यहाँ स्थापित होता चला गया। इसी के तहत जो है 1687 में पश्चिमी तट पर जो प्रेसिडेंसी का हेडक्वार्टर है उसे सूरत से हटा करके कहाँ लाया गया ना, बॉम्बे लाया गया। और इसी के तहत आगे आप देखेंगे कि जो प्रेसिडेंसी व्यवस्थाएं कलकत्ता में देखने को, मद्रास में देखने को मिला, तो वहाँ जो है कई जो है सत्ताधारी का सहयोग एवं ईस्ट इंडिया कंपनी दोनों के कूटनीतिक सहयोग से ये जो है ये संबंध स्थापित हुआ था। तो ये पूर्ण रूप से भी इनकार नहीं किया जा सकता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो है स्वतंत्र थी अपने साम्राज्यवाद की स्थापना में। उन पर जो है नियंत्रण भी था और समर्थन भी जो है कई रूपों में देखने को मिला, जिसका एक एग्जाम्पल आप देख पा रहे हैं। जब चार्ल्स द्वितीय को कैथरीन और बेंगराजा के साथ जब विवाह हुआ और जब बॉम्बे प्राप्त हुआ, बॉम्बे का जो द्वीप प्राप्त हुआ, वो उन्होंने 1668 में किसे दे दिया था, ईस्ट इंडिया कंपनी को 10 पाउंड रुपए से वार्षिक किराया पर दिया था। ये जो ट्रिटी है जिसमें जो कि पुर्तगाल और ब्रिटेन के मध्य हुआ था, इसे ट्रिटी ऑफ व्हाइट हॉल कहा जाता है 1661। इसे मैरिज ट्रिटी भी कहा जाता है, इसे एंग्लो पोर्तुगीज ट्रिटी भी कहा जाता है। और इसी के तहत चार्ल्स द्वितीय का विवाह हुआ था कैथरीन ऑफ बेंगराजे के साथ। इसके तहत 2 सिटी उन्हें प्राप्त हुआ था, एक तो सिटी ऑफ बॉम्बे भारत में और दूसरा सिटी ऑफ टेंजायर नॉर्थ अफ्रीका में जो है सिटी ऑफ टेंजायर प्राप्त हुआ था। तो सिटी ऑफ बॉम्बे बाद में आपने देखा कि चार्ल्स द्वितीय ने किसे दे दिया था, ईस्ट इंडिया कंपनी को दिया था। और फिर बाद में ईस्ट इंडिया कंपनी ने भी जो है बाद में चलकर कई ऋण जो है वो सौगात के तौर पर जो है क्या है ना शाही घराने को दिया गया था। तो ये चीज़ें समझ में आई कि ईस्ट इंडिया कंपनी को जो है सहायता भी प्राप्त हुआ है, कहाँ से, शाही सत्ता घरानों से, जिसके समर्थन से जो है आप कह सकते हैं कि उन्होंने जो है यहाँ पर स्थापित किया। अकेले उन्होंने स्थापित किया ये भी कहना सही नहीं है। तो मद्रास और कलकत्ता प्रेसिडेंसी व्यवस्था का जो विकास है ईस्ट इंडिया कंपनी और शाही राजघराने के दोनों के मध्य जो है साझेदारी के फलस्वरूप जो है स्थापित हुआ था। चलिए 1689 की अगर हम बात करें, 1689 में इंग्लैंड में जो है विलियम
और मैरी के द्वारा जो है जेम्स द्वितीय को हटा करके रिप्लेसमेंट किया गया। तो उस समय के जो काल है उसे कहा जाता है ग्लोरियस रेवोल्यूशन कहा जाता है। तो जब इंग्लैंड में ग्लोरियस रेवोल्यूशन हुआ तो व्हिग पार्टी और टोरी पार्टी का वर्चस्व था, लेकिन उनमें जो डोमिनेंट पार्टी थी वो थी व्हिग पार्टी। तो ईस्ट इंडिया कंपनी की जो व्हिग पार्टी थी, जब व्हिग पार्टी आई तो उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी पर कई रोक टोक स्थापित किया। इवन उस समय कहा जाता है इनके प्रतिस्पर्धी के तौर पर एक कंपनी भी स्थापित करने का प्रयास किया गया, और वो कंपनी 1698 में जो है ब्रिटेन के जो है पार्लियामेंट के द्वारा पारित किया गया, जिसका नाम था द इंग्लिश कंपनी ट्रेडिंग टू द ईस्ट इंडीज। हालांकि ये जो कंपनी है और जो ओरिजिनल ईस्ट इंडिया कंपनी है, ये दोनों कुछ वर्षों तक तो प्रतिद्वंदी के तौर पर काम करते रहे, लेकिन 1708 में दोनों मर्ज हो गए और फिर जो है ये दोनों मिल करके आगे जो है उन्होंने क्या किया ना, अपनी भूमिका निभाने लगे। और यही कारण है कि 8वीं शताब्दी में जो है सबसे ज़्यादा प्रसार जो है देखने को मिलता है ईस्ट इंडिया कंपनी का या अंग्रेज़ों का भारत में, क्योंकि उनको जो लंदन में जो सिचुएशन थे वे अब उनके पक्ष में हो गए, और जो है वे क्या किए ना, उन्होंने खुले तौर पर यहाँ साम्राज्य इलाकों अपने प्रदेशों पर अधिकार करना प्रारंभ किया और राजस्व की प्राप्ति की, और राजस्व की प्राप्ति करते हुए इन राजस्व को जो है इन राजस्व के हिस्से के तौर पर शाही घरानों को उन्होंने समर्थन दिया, और समर्थन से वे क्या है ना आगे बढ़ते रहे। तो इस प्रकार कंपनी एक महत्वपूर्ण भूमिका के तौर पर जो है अदा कर रही थी। इवन लंदन में भी, ब्रिटेन में भी ये मान लिया गया था कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो है एक महत्वपूर्ण कंपनी है और जिसका एक महत्वपूर्ण भूमिका भी है तत्कालीन समय में। तो 8वीं शताब्दी में ईस्ट इंडिया कंपनी को तेज गति प्राप्त हुआ और वे क्षेत्रीय प्रसार करना प्रारंभ कर दिए थे। भारत में कंपनी के साम्राज्य जो ब्रिटेन के, हाँ ये चीज़ें क्लियर हो गई पूरी चीज़ें। तो इस बात पर जो है कहा जा सकता है कि भारत में जो कंपनी का विस्तार हुआ या जो साम्राज्य की स्थापना हुई, उनमें ब्रिटेन के सत्ताधारी या शाही घराने भी उनमें क्या ना शामिल थे, प्रत्यक्ष रूप से कहे या अप्रत्यक्ष रूप से उनकी भूमिका पाई जाती है। बाद में चल करके आगे जो है ये क्रियाएं बढ़ती रही, अर्थात 1770 में जो है ये चीज़ें और आगे बढ़ती चला गया, और कई लाख पाउंड के जो है जब राजस्व अपने जो ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा अपने जो आज्ञा पत्र उसके रेन्यू के लिए जो देने के लिए जो राजी हुआ था, कई लाख पाउंड वे क्या थे न ऋण देने के लिए भी राजी हुए थे। तो इस प्रकार एक चीज़ें क्लियर होती चली गई कि भारत में कंपनी के साम्राज्य जो स्थापित हुआ है उसमें ईस्ट इंडिया कंपनी और शाही घरानों के जो संबंध है या जो लंदन में जो सत्ताधारी के संबंध, उनके कूटनीतिक परिणाम का क्या था ना, प्रयास या फल था। चलिए अब ये देखेंगे कि क्या ईस्ट इंडिया कंपनी शाही घराने के सपोर्ट से ही बन गई, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी के जो प्रसार था वो रियल जो क्षेत्र था वो कहाँ था ना, भारत में था। और भारत में ये क्यों प्रसार हुआ, इसके पीछे कहा जाता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी के जो अधिकारी थे, जो उनके सैलरी बहुत कम थे और वे व्यापार के द्वारा लोकल बिजनेसमैन के साथ क्या थे, कनेक्टेड थे, और लोकल बिजनेसमैन के साथ वो भारत के दूर दराजों में व्यापार करते थे, उससे उनको एक बड़ा धन जो है लाभ के तौर पर जो है प्राप्त होता था। और इस दौरान सबसे महत्वपूर्ण जिस चीज़ को लेकर होता वो था दस्तक का जो है खुलकर दुरुपयोग किया गया था। और इस दस्तक के कारण जो कंपनी की स्थानीय परिषद थे वे दस्तक को क्या करते थे, परमिट कर देते थे, और इस परमिट से क्या होता था ना, मुगल अधिकारियों को शुल्क नहीं लिया जाता था, जिससे मुगलों के शुल्क में भारी कमी आया। और इस कारण ही मुर्शीद कुली खां से लेकर के जो है सिराजुद्दौला तक चरम जो है क्या किया गया ना, रोक टोक किया गया, और आगे जो आपको पता है कि इसका परिणाम क्या कुछ हुआ था। तो यही कारण है कि जो कंपनी का जो व्यापार है उसको रोकने के लिए बंगाल के विभिन्न शासकों ने प्रयास किया, चाहे वो मुर्शीद कुली खां हो, चाहे वो अलीवर्दी खां हो, चाहे वो सिराजुद्दौला हो, इन सभी ने जो है कंपनी के निजी व्यापार और दस्तक के दुरुपयोग को लेकर के जो है क्या किया न, रोक टोक करने का प्रयास किया। और इस रोक टोक का परिणाम ही था कि बार बार जो है सत्ता परिवर्तन था, कभी सिराज को हटा करके मीर जाफर, फिर मीर जाफर को हटा करके मीर कासिम, फिर मीर कासिम को हटा करके नजीबुद्दौला, और अंततः फिर जो है द्वैध शासन, और फिर अंततः 1765 का जो है ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद, और ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद से बंगाल, बिहार और उड़ीसा की जो है दीवानी प्राप्त हो गई थी। इस परमानेंट दीवानी जो है अंततः मिल चुका था। तो यहाँ तक का जो सफर और संघर्ष था वो इन सब का कारण क्या था, जो उनका सिर्फ जो है कह सकते शाही घरानों के आधार पर ही उन्होंने जो है सत्ता स्थापित कर लिया, ऐसा बिल्कुल नहीं। ये भी है कि वहाँ के जो उनके जो अधिकारी थे, जो लोकल निजी व्यापार में संलिप्त थे, जिसमें भारत के व्यापारी भी सम्मिलित थे,
व्यापारी भी सम्मिलित थे जो इनमें लाभ कमा रहे थे, इन सबके मिलीभगत से जो है क्या है ना, क्या हो गया, देखा गया कि बंगाल में जो है सत्ता परिवर्तन किया गया, या अपने हिसाब से जो है राजाओं की जो है राजाओं को क्या किया गया, बैठाया गया। ठीक है, चलिए। तो इसी दौरान आगे की अगर बात करें हम लोग, इस दौरान की घटनाओं को थोड़ा देख लेते हैं। अब बंगाल को लेकर के चर्चा कर लेते हैं। आखिर बंगाल ही क्यों? चूंकि जो एशिया से जो उनका इंपोर्ट होता था उसमें 60% कहा जाता है ना बंगाल से जाता था। तो बंगाल एक महत्वपूर्ण क्षेत्र बन चुका था। 1690 में औरंगजेब के समय काल में ही 3000 रुपये के एक फरमान के बदले कंपनी को जो है शुल्क मुक्त व्यापार का एक अधिकार मिला था, और 1690 में ही जो है कोलकाता की नींव पड़ी। 1696 में कोलकाता का फोर्टिफिकेशन किया गया, जिसे फोर्ट विलियम कहा जाता है, और तोपें लगा दी गई। इन तोपों की सहायता से जो है कहा जाता है, लेखक कहते हैं या इतिहासकार कहते हैं कि इन तोपों की सहायता से कुछ हो या ना हो, लेकिन जो लोकल व्यापार में उनको जो राजाओं की रोक टोक थी, उस रोक टोक को रोकने में वो कामयाब हो गए थे, और उन्होंने व्यापार पर जो है अपना अधिकार जमा लिया था। इसी चीज़ को आगे बढ़ाते हुए 1698 में अजीमुस्सान, जो कि उस समय सूबेदार थे, उनके द्वारा कोलकाता, सूतानती और गोविंदपुर की जो है जमींदारी जो है इनको प्राप्त हुआ था। 1717 में फर्रुख सियर ने जो है फरमान का और प्रसार कर दिया। शुल्क मुक्त व्यापार दिया ही कलकत्ता के आसपास के 38 गांवों पर जो है लगान लगाने और शाही टकसाल का उपयोग करने का भी छूट जो है इनको प्राप्त हो गया। और यहाँ से ही शुरू हो जाता है, आफ्टर 1717 का जो फरमान प्राप्त हुआ शुल्क मुक्त व्यापार और कोलकाता के आसपास के 38 गांवों पर, यहाँ से मुर्शिद कुली खां का जो है क्या है ना, यहाँ से विरोध होना शुरू हो जाता है। वे ना तो निजी मुक्त व्यापार के पक्ष में थे और ना ही शुल्क मुक्त व्यापार के पक्ष में थे, वे उन दोनों के विरोध में थे, और इसके कारण ही मुर्शिद कुली खां और कंपनी में ठन चुका था, जिसको लेकर के जो है खिटपिट चल रहा था। इस दौरान आपने देखा कि 1740 में यूरोप में जो है ऑस्ट्रिया का युद्ध हुआ। फिर भारत में भी जो है ब्रिटिश कंपनी और फ्रेंच कंपनी में जो है झगड़े प्रारंभ हो गए थे। दक्षिण में जो है फ्रेंच जो कर्नाटक में आपने देखा कि मुजफ्फर जंग और नासिर जंग के विरुद्ध जब सत्ता को लेकर के संघर्ष हुआ, तो वहाँ डुप्ले के द्वारा जो है मुजफ्फर जंग को सपोर्ट से वो क्या के ना वहाँ पर अपने सत्ता स्थापित करने में कामयाब हो गए। एक बड़ा क्षेत्र भी उनको जो है सहायक संधि के आधार पर जो है उनको मिला था। तो फ्रेंच की स्थिति को मजबूत पाते हुए कंपनी बहुत सचेत हो गई थी, और उसी समय यूरोप में भी क्या है ना ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकार युद्ध चल रहा था। इसलिए जो है बंगाल में अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए रॉबर्ट क्लाइव एक बड़ी सेना के साथ जो है कहां आ चुके थे, मद्रास से लेकर के बंगाल में इन कर चुके थे, और वे चाहते थे कि बंगाल किसी भी सूरत में जो है उन्हें छोड़ना नहीं है। ठीक है, 1755 में ही इस घटना को देखते हुए जो है कोलकाता की किलेबंदी बिना राजा के परमिशन के जोर शोर से कर दिया गया। और इस बात से कौन नाराज थे? तो सिराजुद्दौला नाराज थे, और इसी नाराजगी का कारण था कि 1756 में उन्होंने पहले तो कासिम बाजार पर कब्जा किया, फिर कोलकाता पर जो है कब्जा किया गया। उसके बाद आपने एक घटना सुनाया होगा कि ब्लैक होल का इवेंट भी उस दौरान हुआ था। ठीक है, चलिए। तो इसके बाद रॉबर्ट क्लाइव का जो है मद्रास में एक बड़ी सेना के साथ आया गया, और अब क्या सिराज एक युवक था, हम कह सकते हैं कि नया युवक था जो अपने सत्ता को जो है कंपनी और भ्रष्टाचार से मुक्त करना चाहता था। और इस मुक्ति का परिणाम स्वरूप ही हुआ कि उस पर जो है क्या किया देखा गया ना, उन पर जो है इन सब उनके विरुद्ध हो गया और उन्हें सत्ता से हटा दिया गया। इसका सबसे बड़ा तात्कालिक कारण आप देख पा रहे हैं कि कृष्ण वल्लभ को जो है अंग्रेजों के द्वारा शरण दिया गया था। उस पर भ्रष्टाचार के आरोप थे, सिराज ने उसे भ्रष्टाचार के आरोप में जो है आरोप दिया गया, तो कृष्ण वल्लभ को शरण दिया गया। तो उन सभी को शरण देना प्रारंभ कर दिए जो है सिराज ने जिसे हटाने का प्रयास किया। तो इससे क्या हो गया कि एक तरफ लोगों को ये जमा करते चले गए, जो जिनमें कौन थे ना, इनमें जो शक्तिशाली जमींदार थे, बैंकर्स थे, जैसे जगत सेठ थे, राय दुर्लभ था, राजा राम नारायण था, राजा मानिकचंद था, और इनके व्यापार का हिस्सा भी जो है अंग्रेजों के साथ होता था। जगत सेठ कहा जाता है कि अंग्रेज के जहाज़ों का इस्तेमाल करते थे व्यापार के लिए, तो उनको एक जो लाभ की प्राप्ति हो रही थी, निजी व्यापार जो हो रहा था उसको रोकने के लिए मुर्शिद कुली खां से और सिराज तक जो प्रयास किए गए,
इस प्रयास का जो है षड्यंत्र के तौर पर जो है अंग्रेजों ने क्या किया ना, इस प्रयास को रोकने के कारण ही उन्हें सत्ता से विमुक्त किया गया। और फिर आपको पता है कि जो है पलासी की लड़ाई हुई, और पलासी की लड़ाई 1757 में सिराज को हटाते हुए बाद में उनकी हत्या कर दी गई, और फिर बंगाल पर जो है ईस्ट इंडिया कंपनी स्थापित हो गया। तो इस प्रकार जो है ये घटनाएं घटी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना से लेकर के बंगाल में किस प्रकार ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई, उनमें अगर आप कहेंगे तो मुख्यतः व्यापारिक लाभ को लेकर के जो है आदान प्रदान और लोगों का शामिल होना, और फिर एक षड्यंत्र के परिणाम स्वरूप जो है क्या देखा गया ना, अंग्रेजों के भारत में राजनीतिक वर्चस्व प्राप्त हुआ। और उसका पहला प्रयोग जो है कहाँ था, जमीनी पहला प्रयोग देखा गया वो बंगाल में था, और जहां वे सफल हो चुके थे। और फिर अगले 100 वर्षों तक उन्होंने पूरे भारत में इस प्रकार के प्रयोग करते चले गए, और फिर उन्होंने अधिकार भी कर लिया। तो हमारे साथ जुड़े रहिए ईगल आईएएस द स्टडी जोन में यूपीएससी मेंस के प्रिपरेशन के लिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।